बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक, जिन्होंने एडिशनल और सेशन जज को हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवा के कल यानी 5 सितंबर को उनकी अदालत में पेश किया जाए, तो 5 सितंबर का सूरज चढ़ने से पहले डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का लाहौर हाई कोर्ट की जो मुल्तान रजिस्ट्री है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये ट्रांसफ़र क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारा मामला क्या है, सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और उसके बाद जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुमकिना बैरून मुल्क रवानगी की डील की ख़बरें चल रही हैं, इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर बरतानिया का वीज़ा आ गया, चीफ जस्टिस मर्तज़ा बंदियाल साहब को किस मामले से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, ये सारी डिटेल और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज नाज़रीन 2 बजे जब लाहौर हाई कोर्ट में जो परवेज़ इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तारी के हवाले से उनकी अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर जब वक्फे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने यह हुक्म दिया कि जो अटक के एडिशनल एंड सेशन जज हैं वो अटक जेल से परवेज़ इलाही को बाजियाब करवाएं। ना सिर्फ यह हुक्म दिया गया बल्कि हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म सादिर फरमाया कि कल यानी 5 सितंबर को परवेज़ इलाही को उनकी अदालत में पेश किया जाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के IG को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया, और जो लाहौर पुलिस के, पंजाब पुलिस के आला पुलिस अफसरान थे, जिसमें DIG ऑपरेशन है, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन है, और इसके अलावा बाकी जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी जज साहब ने कहा, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा कि उन्हें भी महकमाना कार्रवाई के साथ साथ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और जज साहब ने बाकायदा तौर पर वार्निंग की, मुतनबे किया कि अगर कोई ये समझता है कि ये सारी कार्रवाई वाइट वाश हो जाएगी या कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तो कोई इस भूल में ना रहे। तो अदालत ने यह हुक्म सादिर करने के बाद अदालती कार्रवाई जो है वो कल तक मुलतवी कर दी। उसके बाद नाज़रीन अब ये इतला सामने आ रही हैं कि कल की काज लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई, कल की काज लिस्ट को चेंज कर दिया गया है, और ये जो मुकदमा था परवेज़ इलाही साहब को कल अदालत में पेश करने का, इसे सप्लीमेंट्री काज लिस्ट से निकाल दिया गया है। और जज साहब अब मुल्तान रजिस्ट्री में जो बेंच है, मुल्तान बेंच लाहौर हाई कोर्ट का, वहाँ पर जाके समाअत करेंगे। अब मैंने जो 12-13 साल की रिपोर्टिंग की है, क्या किसी जज का इस तरीके से अचानक से ट्रांसफ़र हो सकता है कि उन्हें किसी भी हाई कोर्ट की आला अदलिया के प्रिंसिपल सीट से अचानक से किसी बेंच में, किसी दूसरे शहर में बने बेंच में या फिर रजिस्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया जाए? नाज़रीन, इस हवाले से मैं एक मिसाल आपके सामने रखूँगा कि जो खान साहब के ख़िलाफ़ कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा, जिसमें खान साहब को इम्प्लिकेट किया गया है, इमरान खान साहब ने उस FIR के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के मुकदमे के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिज्यू किया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया था। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने 3 मरतबा इस केस की समाअत की, और 3 मरतबा जो याह्या अफरीदी साहब ने ऑर्डर डिक्टेट कराया, आपको याद होगा कि उसमें यह लिखा गया, हम आपके साथ वो ऑर्डर, उसके जो मंदरजात थे वो शेयर करते रहे, उसमें यह लिखा गया कि आइंदा समाअत पे किसी दूसरे अवेलेबल बेंच के सामने मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि आइंदा समाअत पे हो सकता है कि ये जो बेंच है, जिसमें याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि मैं हूँ, मज़ाहिर नकवी साहब हैं, मुसर्रत हिलाली साहबा हैं, हो सकता है कि आइंदा समाअत में इनमें से कोई जज दस्तियाब ना हो तो किसी दूसरे दस्तियाब बेंच के सामने ये मुकदमा लगवा दिया जाए। तो ये क्यों याह्या अफरीदी साहब ने कहा? क्योंकि अगले हफ्ते जब अगली तारीख समाअत की मुकर्रर थी तो मुसर्रत हिलाली साहबा दस्तियाब नहीं थी, तो फिर उस बेंच में जस्टिस अजहर हसन रिजवी को शामिल किया गया। उस समाअत का जब हुक्मनामा याह्या अफरीदी साहब ने जारी किया, उसमें फिर इसी हुक्मनामे को रिपीट कर दिया गया कि चूँकि मेरिट के ऊपर मुकदमे के दलाइल का आगाज़ नहीं हुआ, आइंदा समाअत पे बेंच दस्तियाब ना होगा, तो लिहाजा ये केस किसी दूसरे बेंच के सामने लगा दिया जाए। तो फिर ये दोबारा केस लगा जस्टिस बंदियाल साहब के सामने, जिसमें अतर मिनल्ला साहब थे और जस्टिस गालिबन मंदुखेल साहब थे, लेकिन उसमें भी एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन आ गई अमानुल्लाह किनरानी साहब की। तो फिर ये मुकदमा गर्मियों की तातीलात के अख्ताम के बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया। अब इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा नाज़रीन है कि जो जज साहबान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं, ये जब बेंच में बैठे होते हैं,
इन्हें मालूम होता है कि कल उन्होंने किस रजिस्ट्री पर समाअत करनी है, किस बेंच में बैठना है, अगले हफ्ते वो किस बेंच में किस सरबराह के नीचे बैठ के, या हमें किस बेंच की सरबराही मिलेगी। ये सारा जज साहबान को 2-2 महीने का जो उनका शेड्यूल होता है कि वो बेंच को हेड करेंगे नहीं करेंगे, किस बेंच में बैठेंगे, उसका हेड कौन होगा, ये बेंच इस्लामाबाद में होगा, लाहौर में होगा, कराची में होगा या किस जगह पे भी होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को 2-2 माह का शेड्यूल जो है या 4-4 हफ्तों का शेड्यूल दे दिया जाता है। तो आज जब जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के ट्रांसफ़र की खबर सामने आई तो इसमें यह रिपोर्ट किया गया कि उनकी जो कॉज लिस्ट है, जो उनका रोस्टर है जज साहब का, जो उन्हें मुल्तान लाहौर हाई कोर्ट बेंच में ट्रांसफ़र किया गया है, ये 30 अगस्त को जारी किया गया था। यानी 30 अगस्त से जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के नॉलेज में था कि उन्हें मुल्तान लाहौर हाई कोर्ट में बेंच में जाके मुकदमा की समाअत करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जज साहब का जब रोस्टर ऑलरेडी पहले चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब जारी कर चुके थे, तो फिर कल उन्होंने जो जज साहब थे एडिशनल सेशन जज, उन्हें क्यों हुक्म दिया कि आप परवेज़ इलाही साहब को कल बाजियाब करा के उनकी अदालत में पेश करेंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल, इससे हाई कोर्ट के लिए एम्बेरसमेंट सूरत हाल जो है, एम्बेरसिंग जो है वो सूरत हाल क्रिएट हुई है। लेकिन बहरहाल इसी तरीके से होता है, तरीक़ाकार के जज साहब को अचानक से किसी जगह से उठा के किसी और बेंच में किसी और रजिस्ट्री में नहीं भेजा जाता, उसका पहले से शेड्यूल तय कर दिया जाता है। अभी जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसमें भी कहा गया कि 30 अगस्त के इनका जो रोस्टर था जज साहब का, वो मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में था और 28 अक्टूबर तक जो है जज साहब वहाँ पर मुकदमात की समाअत करेंगे। एक तो नाज़रीन ये चीज़ आपके साथ, ये खबर आपके साथ हमने शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक या NRO डील से मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं, इस हवाले से नाज़रीन आपको याद होगा कि जो हफ्ते के रोज़ खान साहब की लीगल टीम के वकला ने जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की थी, तो 2 बातें उन्होंने वापस आके कहीं। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। 2 मरतबा उससे पहले सियासी जमातें खान साहब के साथ बैठी, इंतखाबात की तारीख के आलमोस्ट फैसला हो चुका था। 25 मई को भी खान साहब जब पिछले साल लॉन्ग मार्च लेके आए थे, 19 मई को इंतखाबात की तारीख और वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली तहलील करने के ऊपर तमाम मामला तय हो चुके थे। लेकिन चूँकि खान साहब क्रेडिट लेना चाहते थे, खान साहब ने फिर ऐलान कर दिया कि मैं तो लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूँ। तो वो फिर मामलात वहाँ पे जो मुज़ाकरात हुए थे वो वहाँ पे ख़त्म हो गए। नतीजा खेज़ थे या नहीं थे, लेकिन बहरहाल उसमें कोई तारीख़ का तयन हो चुका था। लेकिन खान साहब ज़ाहिर सी बात है कि लीडिंग रोल चाहते थे कि मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दे के ये लोगों को बताऊँ कि मेरे एहतजाज की वजह से, मेरे लॉन्ग मार्च की वजह से ये असम्बली तहलील करने में कामयाब हुए हैं। तो दूसरी तरफ से रिएक्शन आया तो वो कौमी असम्बली मई 2022 में तहलील ना हो सके। उसके बाद नाज़रीन अभी ये जब 14 मई का जज साहब ने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई और उस दरख्वास्त में ये कहा गया कि तमाम मुल्क में 1 तारीख पर इलेक्शन होने चाहिए। उस दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस किए, तहरीक इंसाफ को, PDM बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नोटिस किया। तो दोनों जमातों ने, दोनों साइडों ने अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाई। खान साहब की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे और फवाद चौधरी साहब थे, और हुकूमत की तरफ से इसहाक डार साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, साद रफ़ीक थे, हसन मजीद तारड़ थे और बाकी उसमें MQM के भी रहनुमा और बाकी लोग भी आम रहनुमा इसमें शामिल थे। उसमें भी इलेक्शन की तारीख के ऊपर इत्तफाक हो गया, लेकिन बाद में खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो 14 मई से आगे नहीं जाऊंगा। तो वो भी मुज़ाकरात और 1 तारीख को इलेक्शन होने के जितने भी सेशन हुए वो खान साहब की हिटदर्मी और ज़िद की वजह से ज़ाया हो गए। उसके बाद नाज़रीन, अब चूँकि खान साहब तोशा खाना केस में गिरफ़्तार होकर अटक जेल में मौजूद हैं, तो अब भी ये वाइब्स आ रही हैं कि खान साहब के बैरून मुल्क जाने की बातें चल रही हैं। तो खान साहब के वकला वापस आए, उन्होंने कहा कि ना, खान साहब इस बात के लिए तो तैयार हैं कि मुज़ाकरात करने हैं, सियासी जमातों के साथ बैठना है, लेकिन वो बैरून मुल्क नहीं जाना चाहते, वो पाकिस्तान में रहेंगे। और किसी किस्म के बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सदाकत नहीं। लेकिन नाज़रीन, मारूफ एंकर साफ़ी जावेद चौधरी साहब ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, अलीमा खान साहबा, जिनकी खान साहब के साथ बड़ी करीबी अटैचमेंट है, वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से खान साहब के लिए वो डील हासिल कर पाएँ और ख़ान साहब को सेफ़ एग्ज़िट मिले और उन्हें बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए। और इस डील के हवाले से जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि डील इन नुकात के ऊपर होगी कि खान साहब बाहर जाएंगे, सियासत से दस्तबरदार होंगे, बाहर जाकर खामोशी में रहेंगे और किसी किस्म के बयानात नहीं देंगे। डील के ये नुकात चल रहे हैं। और जावेद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि ये जो कोशिशें अलीमा खान साहबा कर रही हैं, इसके कामयाब होने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं।
दूसरी तरफ जावेद चौधरी साहब ने इस एंगल को भी कवर किया है जो इससे पहले खबरें चलती रहीं कि बुशरा बीबी साहिबा की कतर की किसी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है और वो भी डील हासिल करने की कोशिशों में हैं। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा को इस्टेब्लिशमेंट से डील मिलना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को इस्टेब्लिशमेंट इसलिए अच्छा नहीं समझती कि आज मुल्क को जिन हालात का सामना है, बुरज़ार साहब का नाम दिया बुशरा बीबी साहिबा ने। इसके अलावा जो फरा गोगी थी वो सहेली थी बुशरा बीबी साहिबा की, और जितने भी मामला थे जो मुल्क में ख़राब हुए हैं या खान साहब को जिस तरीके से मिसलीड किया गया उसमें बुशरा बीबी साहिबा का बड़ा अहम किरदार है। तो जावेद चौधरी साहब का ये दावा है कि खान साहब की जो डील है वो उनकी बहन अलीमा खान तो कर सकती हैं, इसके रोशन इम्कानात हैं, लेकिन जो बुशरा बीबी कोशिशें कर रही हैं अपनी तई उसमें किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट से डील मिलने का कोई इम्कान नहीं है। इसके अलावा नाजरीन, IMF के हवाले से जो बिजली के बिलों से मुतल्लिक मुख्तलिफ प्लान पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को दिए थे, वो प्लान IMF ने मुस्तरद कर दिया है। IMF का ये एतराज़ है कि आपने कहा कि अगर ये हम पैकेज देते हैं और बिजली के बिलों में कोई रिलीफ देते हैं तो इससे 6 अरब का जो आपने रिकवरियाँ करनी है असर पड़ेगा, लेकिन हमारी असेसमेंट के मुताबिक IMF का कहना है कि ये 15 अरब का असर पड़ेगा, और अगर आपने ये रिलीफ देना है तो ये 15 अरब की गुंजाइश आप कहाँ से निकालेंगे, हमें ये बताया जाए। तो कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो 15 अरब की गुंजाइश निकाल के ये शहरियों को, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है, इसका दोबारा से प्लान जो है हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ जो है वो शेयर करेगी। इसके अलावा नाज़रीन, डॉक्टर बाबर वान साहब ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। बाबर वान साहब का स्टेटमेंट क्या है पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके हवाले से हक़ाइक़ क्या है वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और ये दावा बाबर वान साहब का है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के हवाले से। बाबर वान साहब ये कहते हैं कि मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान रहेंगे। माजी के जितने चीफ जस्टिस थे वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहते। अब ये बाबर वान साहब का दावा है, मैं इनके साथ इख्तलाफ करूँगा। नासिर मुल्क साहब भी पाकिस्तान में होते हैं, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भी पाकिस्तान में होते हैं, जवाद ख्वाजा साहब पाकिस्तान में होते हैं, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब पाकिस्तान में होते हैं, साकिब निसार साहब भी पाकिस्तान में होते हैं। हो सकता है कि इक्का दुक्का जज जो है छुट्टियाँ गुजारने के लिए बाहर जाए और फिर पाकिस्तान वापस आ जाए। उसको बाहर जाना नहीं कहते, अगर इस चीज़ को बाहर जाना कहते हैं तो फिर बाबर अवाम भी गाहे बगाए पाकिस्तान से बाहर जाते रहते हैं। आसिफ सईद खोसा साहब पाकिस्तान में हैं, जस्टिस गुलजार साहब पाकिस्तान में हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब भी पाकिस्तान में हैं। लेकिन ये जो दावा डॉक्टर बाबर वान साहब ने किया है, क्या इनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशंस हैं, क्या वाकई अपना जो बंदयाल साहब हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे? क्योंकि इस स्टेटमेंट का मुझे मतलब समझ नहीं आया, और ये कहा क्यों क्या, ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा डॉक्टर बाबर वान साहब को। हालांकि मेरे तक जो मालूमात हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि बाबर वान साहब ने बाकी चीफ साहबान पर इस किस्म का एलिगेशन लगाया है तो मैं आप नाज़रीन को बता दूं, एक्सक्लूसिवली आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने बरतानिया का वीज़ा लगवा रखा है। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के पासपोर्ट पे बरतानिया का वीज़ा मौजूद है। तो हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब भी कुछ लेयर ट्रिप के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है वो बरतानिया चले जाएँ, हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान में वापस आएँगे। तो ये बंदयाल साहब के हवाले से या बाकी चीफ जस्टिस साहबान के हवाले से डॉक्टर बाबर वान साहब को जो स्टेटमेंट था, मुझे इसका एंगल या इसकी ज़रूरत समझ नहीं आई कि आखिर ये किस हवाले से बयान दिया गया। लेकिन बाबर वान साहब ने जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब, उनसे मुतल्लिक भी एक अहम स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या था वो फिर अगले व्लॉग में कल आपके साथ बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो 16 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, और 17 सितंबर को नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं अपने मनसब का हलफ उठाएंगे। और इससे पहले यानी चीफ साहब की रिटायरमेंट से कोई 5 या 6 रोज़ पहले 11 सितंबर को नए अदालती साल की तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। अब नए अदालती साल की तकरीब पे नाज़रीन होता क्या है, आपको ये भी ज़रा समझा दें। होता नाज़रीन ये है कि नए अदालती साल की तकरीब के मौके के ऊपर जो चीफ जस्टिस है, पूरा एक रेफरेंस जो है कोर्ट नंबर 1 में मुनक़्क़िद किया जाता है। तमाम जज साहबान उस रेफरेंस में बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का सदर होता है, पाकिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन होता है, और इसमें खिताबात होते हैं। अटर्नी जनरल करता है, उसके अलावा बाकी सदर सुप्रीम कोर्ट बार करते हैं, और उसके साथ जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो भी खिताब करते हैं, और फिर चीफ जस्टिस खिताब करते हैं। चीफ जस्टिस का जो खिताब होता है उसमें वो आइंदा साल के जो अदालती पॉलिसी होती है उनके खिताब में, उनकी तकरीर में उसका रिफ्लेक्शन होता है कि अगले साल सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी क्या होगी, इंसाफ की फरहमी को किस तरीके से बेहतर किया जाएगा,
जो केसेस की फिक्सेशन है उसमें वकला की शिकायत ना हो, वकला की शिकायत का अजाला कैसे होगा। और जो वकला होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का सदर होता है, पाकिस्तान बार काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, या जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो अदालतों को मसाइल चैलेंजेस दरपेश होते हैं, उस हवाले से अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को इक़दाम हटाने के हवाले से अपने प्रपोजल पेश करते हैं। तो ये 11 सितंबर को तकरीब होनी है। 11 सितंबर की इस तकरीब में क्या चीफ जस्टिस साहब पूरे साल की पॉलिसी बयान दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अगले 1 साल की पॉलिसी क्या होगी, इंसाफ की फराहमी को कैसे आसान और सहल बनाया जाएगा, और जो साइलिन हैं उनके इंसाफ तक जो रसाई है उसे कैसे सस्ती और एक्सेस को आसान बनाया जाएगा। तो चीफ साहब तो 5 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट जो है, जो पॉलिसी बयान है, जो पॉलिसी खिताब है, ये तो चीफ जस्टिस, जो हमारे नामजद चीफ जस्टिस हैं, काजी फैसल साहब का होना चाहिए। तो मेरी ये राय है, मेरी अदना सी राय है, कोई मानता है नहीं मानता, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि जब चीफ साहब ने 5 दिन के बाद, काजी फैसल साहब ने 5 दिन के बाद हलफ उठाना है और 4 दिन के बाद बंदियाल साहब ने रिटायर हो जाना है, तो क्या यह बेहतर ना होगा कि चीफ जस्टिस बंदियाल साहब एक अच्छा जेस्चर देते हुए नामजद चीफ जस्टिस को कहें, क्योंकि 5 दिन के बाद आपने कमांड संभाल लेनी है, आप मुनसिफ आला होंगे, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, तो बेहतर ये रहेगा कि नए अदालती साल की जो तकरीर है वो आप करें, और आप आइंदा की जो भी पॉलिसी है इंसाफ की फराहमी में बेहतरी के हवाले से, लिटिगेशन के मसाइल हल करने के हवाले से, वकला और साइलिन के मुश्किल हल करने के हवाले से ये तकरीर आप करेंगे। मैं अपनी तकरीर से दस्तबरदार होता हूँ, तो ये बंदियाल साहब की तरफ से एक अच्छा जेस्चर हो सकता है। लेकिन बहरहाल हमारी तो एक राय है, फ़ैसला तो बड़ों ने करना है। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़िर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।